आज का हमारा विषय है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अभी फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर चल रहा है और लास्ट क्वार्टर में सभी ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने एम्प्लॉयज की अपने अपने हिसाब से परफॉर्मेंस अप्रेजल करती हैं। कहीं परफॉर्मेंस अप्रेजल KRA बेस पर होता है, कहीं बैलेंस स्कोर कार्ड पर होता है, कहीं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स होता है। बहुत सारे मेथड्स हैं, उन सब के हिसाब से परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो मेन प्रोसेस है उसमें पहले एम्प्लॉय अपने आप को असेस करता है और फिर उसका मैनेजर असेस करता है। लेकिन इन दोनों में के बीच में कहीं गैप नजर आता है, क्योंकि आज हम डेटा के साथ बात करेंगे। जब एम्प्लॉय अपने आप को असेस करता है तो वह अपनी असेसमेंट को थोड़ा हायर करके नापता है, क्योंकि वह अपने आप में कहीं कमियां नहीं ढूंढ पाता है और यह मानव का स्वभाव है कि वह अपने में गलती ढूंढने में असमर्थ है। दूसरा, जब मैनेजर उसको असेस करता है तो मैनेजमेंट यह चाहती है कि उसको रिसोर्सेज जितने मिले हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में उसका आउटपुट दी बेस्ट हो, और उन दी बेस्ट में उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, क्रिटिकल कंडीशंस में उसने कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया है, उस सबको उसका मैनेजर असेस करता है। तो इन दोनों के बीच जब सर्वे हुआ है तो ये इंफॉर्मेशन सामने आई है पिछले कुछ सालों में 68% एम्प्लॉइज अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस से खुश हैं। उनको लगता है कि मेरी प्रोसेस एक्यूरेट है, मुझे कंसिस्टेंट फीडबैक मिलती है और जो मेरे जॉब में जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाती है। अब आइए इसकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं। द टर्म परफॉर्मेंस अप्रेजल रेफर्स टू द रेगुलर रिव्यू। कहीं ऑर्गेनाइजेशन क्वार्टरली रिव्यू करती हैं, कहीं हाफ ईयरली और कहीं केवल एनुअली रिव्यू करती हैं। तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रिव्यू करती हैं कि उसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कैसा रहा। उस रिव्यू में 4 चीजें मेजर की जाती हैं। नंबर 1, उसका स्किल सेट या कॉम्पिटेंस लेवल क्या है। नंबर 2, उसने अचीव क्या किया, उसने जो गोल सेट हुए थे उस परफॉर्मेंस ईयर में किस गोल के अगेंस्ट में उसकी परफॉर्मेंस कितने % रही है। तीसरी है उसका पोटेंशियल क्या है, कि उसके ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज उसको कितनी दी जा सकती हैं। और नंबर 4, कहां कहां उससे कमियां रह गई जिनको वह ठीक कर सकता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में इन 4 चीजों को फोकस किया जाता है। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि जहां अच्छी परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होता है वहां उसके क्या क्या बेनिफिट है। नंबर 1, पूरी टीम का मोटिवेशन सदैव हाई रहता है, क्योंकि यदि इस सिस्टम में एक बार सेटिस्फैक्शन लेवल आ जाए तो फिर मोटिवेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। इसके जिसकी परफॉर्मेंस सही मेजर होती है उसको कंपेंसेशन उस हिसाब से मिलता है। नंबर 4, स्क्रूटनी ऑफ एम्प्लॉइज की कौन टैलेंट पूल में है, कौन टैलेंट पूल में नहीं है, कौन हायर परफॉर्मर है, कौन मिडल परफॉर्मर है, कौन हायर टैलेंट में है, कौन मिडल टैलेंट में है। कुछ लोग 9 बॉक्स मैट्रिक्स बनाते हैं, तो यह उन सब में मदद करती है। नेक्स्ट बेनिफिट है इसका एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मेरे पास किस लेवल का, किस तरह का, किस कॉम्पिटेंसी का कितना एम्प्लॉयज है। मुझे अगले साल अपने एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी या स्किल सेट बढ़ाने के लिए किन किन एरियाज में ट्रेनिंग और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कौन कौन सी किस किस तरह पर किस किस समय पर करनी है, और मैं अपने एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कैसे कर सकता हूं। तो ये एक अच्छे परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेनिफिट हैं जिनको हम इन परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस से निकाल पाते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि परफॉर्मेंस प्रोसेस क्या है। यह प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। यह प्रोसेस स्टार्ट होती है गोल सेटिंग बाय एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय या तो मार्च के महीने में जो एंड ऑफ द ईयर का मंथ होता है उसमें, या न्यू मंथ जो होता है अप्रैल फाइनेंशियल ईयर का, उसमें अपनी गोल सेटिंग करता है कि मेरे अगले साल के गोल क्या क्या रहेंगे। उसमें मेरे परफॉर्मेंस हाईवे तक जाने के लिए मुझे कौन कौन से काम करने हैं, मेरे बॉस की कनेक्टिविटी किस तरह से मेरे गोल सेटिंग के द्वारा हो सकती है, वो डिस्कशन उसमें होता है और वहां से ये गोल डिसाइड किए जाते हैं। और यदि ऑर्गेनाइजेशन में कोई बीच में
मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमाइजेशन, कोई न्यू टेक्निक, कोई न्यू चेंज आ गए, तो फिर गोल को री इवेल्युएट करके मिड ईयर में भी चेंज किया जा सकता है। दूसरा, उसका जो मैनेजर या उसका सुपरवाइजर है उसका अप्रूवल होता है ताकि वह एक दूसरे से अलाइन रहें। तीसरी प्रोसेस है गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स आर सेट फॉर द साइकिल। ये केवल एक साल के लिए, एक साइकिल के लिए सेट किए जाते हैं। इसमें यह गलती कभी ना करें कि किसी की ब्रांडिंग से हम उठाएं या उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को उठाएं, नहीं, केवल इस साल में अपने गोल के अगेंस्ट में उसने कितना परफॉर्म किया है या क्या क्या उसने पोटेंशियल अपना शो किया है, यह केवल असेस किया जाना है। और साइकिल खत्म होते होते एम्प्लॉय सबसे पहले अपने आप को असेस करता है कि मेरे किस गोल के अगेंस्ट में मैंने कितने परसेंट अचीव किया। फिर उसका मैनेजर या उसका बॉस उसे असेस करता है। फिर उसकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है वह उसको ठीक करता है और सिस्टम के अनुसार उसकी रेटिंग कैलकुलेट की जाती है कि यह जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस 5 रेटिंग्स पर काम करती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन 4 रेटिंग पर काम करती हैं, सबका अपना अपना रेटिंग का एक सेट मेथोडोलॉजी है, उस पर काम करती है। फिर मैनेजर उसको फीडबैक देता है, उसकी रेटिंग सिस्टम में जब अप्रेजल कंप्लीट हो जाता है, जब उसका मैनेजमेंट अप्रूवल हो जाता है, तो फिर वो मैनेजर अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करता है और फिर उसकी सैलरी या प्रमोशन या उसका जो मूवमेंट है वो किस तरह से कहाँ होगा वह उसे कम्युनिकेट किया जाता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की एक सेट प्रोसेस है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसमें घटा देती हैं, कुछ बढ़ा देती हैं। तो इस साइकिल को कंप्लीट करना, इसमें 3 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। नंबर 1 क्लियर कम्युनिकेशन, नंबर 2 इंटेग्रिटी लेवल ऑफ एम्प्लॉय और हिज मैनेजर, नंबर 3 कि अल्टीरियर मोटिव्स को इससे दूर रखें। अब बात करते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, स्टेप्स क्या है। नंबर 1 एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। जब हम किसी की परफॉर्मेंस असेस करते हैं, वो चाहे क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या एनुअली हो, एनुअली में खास तौर से ध्यान रखें कि एक हम इफेक्टिव और एनवायरमेंट क्रिएट करें ताकि हम उस एम्प्लॉय के साथ जिसको असेस कर रहे हैं परफॉर्मेंस, उसके साथ बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से और बात को एक हेल्दी डिस्कशन के तरीके से कर सके। उसको ऐसा महसूस ना हो कि मेरी बात नहीं सुनी गई है, इसलिए उसको पूरा टाइम दिया जाए। तो यह एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में आती है। उस टाइम उसे यह भी बता दिया जाए कि आपकी किस गोल के अगेंस्ट परफॉर्मेंस कितनी कितनी आपने असेस की है और हम जब असेस करेंगे तो आपको कम्युनिकेट करेंगे। नंबर 2 बात करते हैं इस प्रोसेस में, कम्युनिकेट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन टू एम्प्लॉयज। नंबर 1 क्लैरिटी ऑफ गोल्स बहुत जरूरी है कि उसके गोल क्या थे और हम उनमें क्रिटिकल इंसिडेंट के हिसाब से क्या क्या उसमें असेस कर रहे हैं। नंबर 2 उसका पर्सनल वैल्यू सिस्टम। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है, कहीं कमिटमेंट है, इंटेग्रिटी है, रेस्पेक्ट है, पैशन है, स्पीड है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, कुछ में लर्निंग एजिलिटी है। तो सब अपनी अपनी बात करते हैं, तो यह क्लियर होना आवश्यक है। नंबर 3 जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट का सबसे प्रमुख एरिया है वह है मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। आप उसकी पास्ट की या फ्यूचर की बात ना करें, इस साल में किस गोल के अगेंस्ट में उसने कितना परसेंट अचीव किया है। तो आप कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसमें उसका क्या एटीट्यूड था, क्या उसमें उसकी प्रोसेस थी, टीम को सपोर्ट कितना दिया, कितना लिया, ये सब चीजें आपको देखना आवश्यक है। नंबर 4 उसने इनिशिएटिव्स, न्यू इनिशिएटिव्स उस परफॉर्मेंस पीरियड में
क्या क्या लिए, क्या वह अपने लकीर का फकीर बना रहा है या अपने कंफर्ट जोन में रहा, कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आया, या उसने कंफर्ट जोन के बाहर आकर अपने आप को, अपने पोटेंशियल को यूज करके उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो ये चीजें मेजर करना आवश्यक है। नंबर 4 है कंपेयर एनुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, कि जो मेरे एनुअल परफॉर्मेंस का लेवल है और जो स्टैंडर्ड का है उसी को कंपैरिजन करना है, उसके आगे पीछे नहीं। उसी से उसका पोटेंशियल असेसमेंट कितना हो सकता है यह निकालना है। पोटेंशियल के लिए उसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज फिक्स की जा सकती हैं, वह फ्यूचर में उसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज उसकी डिजाइन करके ट्रेनिंग के द्वारा या ऑन द जॉब ट्रेनिंग के द्वारा उसको नेक्स्ट लेवल के लिए डेवलप किया जा सकता है, या कौन सी कॉम्पिटेंसी उसकी जब उसने काम किया लो परफॉर्म की और वो उनको बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट कुछ प्लान कर सकती है, स्टैंडर्ड से गैप कितना रहा, उसकी रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी कितना था, एक्चुअल परफॉर्मेंस लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी कितना रहा। तो ये सब चीजें वहां कंपेयर करने की हैं। नंबर 5, डिस्कस द अप्रेजल विद द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करें उसे, या तो फीडबैक या फीड फॉरवर्ड दें। यदि उसका पोटेंशियल हाई है तो कुछ आगे की बातें कर सकते हैं। तो ये ऑनेस्ट फीडबैक देना, आज की डेट में होता क्या है कि आज एम्प्लॉय से जब उसका मैनेजर या सुपरवाइजर अपना असेसमेंट करता है तो वह फीडबैक के लेवल पर चुप हो जाता है, जो गलत है। वह कंप्लीट परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस नहीं करता। तो इसलिए डिस्कशन में उसको फीडबैक और फीडबैक फॉरवर्ड देना आवश्यक है। नंबर 6 है कि इनिशिएट करेक्टिव एक्शंस, उसका डेवलपमेंट प्लान बनाए कि आपकी जो रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी है, यदि आपको लग रहा है कि वो मीट एक्सपेक्टेशन का है या एवरेज परफॉर्मेंस है, तो उसकी एवरेज परफॉर्मेंस क्यों रही, उसकी लोअर परफॉर्मेंस क्यों रही, क्या मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कमियां रही या उसकी परफॉर्मेंस लो रही, तो उस लो में उसकी कॉम्पिटेंस या स्किल सेट का कितना रोल है, उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, यह चीज भी डिस्कस करें। और यह सब बड़े अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में और 100% इंटेग्रिटी के साथ होना आवश्यक है। तो यह प्रमुख स्टेप्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, जिसमें मैनेजमेंट के जार्गन्स नहीं, रियलिटी से हार्ड टचिंग लैंग्वेज में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के अल्टीमेट ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए एक साथ मिलकर पूरी टीम कैसे काम कर सकती है, यह उसका असेसमेंट है। तो इसमें जितनी ज्यादा लेवल ऑफ इंटेग्रिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज्यादा ग्रो करेगी। और जहां जो मैंने अभी डेटा दिया कि केवल 68% ही लोग खुश होते हैं, 32% लोग इससे खुश नहीं होते हैं, यदि ये डेटा बढ़ जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशंस कुछ समय के बाद डिरेल होने लगती हैं, और जहां ये डेटा बढ़ जाता है वो ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो होने लगती हैं। हम बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके 10 प्रमुख महत्वपूर्ण मुद्दों की हम आज बात करेंगे। फिर कभी समय मिलेगा तो आपके साथ इस पूरे सब्जेक्ट पर बात करेंगे। मैं और मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर इस ट्रेनिंग देकर लोगों में परफॉर्मेंस अप्रेजल और गोल सेटिंग एक्सरसाइज की जानकारी पूरी देकर ऑर्गेनाइजेशंस के अल्टीमेट ऑब्जेक्ट को हर एम्प्लॉय तक पहुंचाने में प्रयासरत, उसको ठीक से असेस कर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में भागीदार बनने का कार्य करते हैं। आइए अब इसकी बात करते हैं 10 प्रमुख मुद्दों की। नंबर 1, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, कि कंपनी को आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा, किस एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, किस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको कितनी रेटिंग दे करके उसको इस साल कितना इंक्रीमेंट मिलेगा। नंबर 2, जिनका पोटेंशियल हाई है
और उनकी किन्हीं कारणों से सैलरी कम है, तो उनको मार्केट करेक्शन कितना दिया जाना है, ये एक बड़ा मुद्दा होता है। नंबर 2, परफॉर्मेंस फीडबैक की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस फीडबैक क्या रही और उसमें एम्प्लॉय का रोल कितना था। डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कितनी रही, उसमें रोल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का कितना था, और इंडिविजुअल एम्प्लॉय का अपने डिपार्टमेंट की अपने गोल सेटिंग के अगेंस्ट में कितनी थी, उसकी पूरी फीडबैक इस प्रोसेस में दी जाती है। नंबर 3 है आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। जब हम ऑनेस्ट डिस्कशन करते हैं तो एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की भी बात करते हैं। वीकनेसेस से उसका डेवलपमेंटल प्लान बनाते हैं और स्ट्रेंथ से उसकी पोटेंशियल जज करते हैं। नंबर 4, डॉक्यूमेंटिंग पर्सनल डिसीजंस। तो जो डॉक्यूमेंटिंग पर्सनल डिसीजंस प्रोसेस है, उसमें जब क्रिटिकल कंडीशन की हमने बात की थी या क्रिटिकल एक्टिविटीज की बात की थी, उस टाइम उसका बिहेवियर और सपोर्ट सिस्टम कैसा रहता है वो कहीं असेस किया जाना आवश्यक है। नंबर 5, रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को, वह चाहे लोएस्ट एम्प्लॉय हो या एमडी हो, हर किसी की परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को असेस करना। नंबर 6 है आइडेंटिफाइंग पुअर परफॉर्मर्स। ऑर्गेनाइजेशन में पुअर परफॉर्मर्स कौन है, अब उनके लिए या तो डेवलपमेंटल प्लान बनाया जा सकता है या कुछ लोग उसके लिए और भी दूसरा प्लान रखते हैं। नंबर 7 हम बात करते हैं असिस्टिंग इन गोल आइडेंटिफिकेशन, कि जो नेक्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने की बात कर रहे हैं, तेजी से ऑर्गेनाइजेशन की जो बॉटम लाइन है, जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो हमारा एबिटा है, उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हम गोल आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं। नंबर 8 है मेकिंग प्रमोशनल डिसीजंस। जो आपका पोटेंशियल है, आपकी या तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशंस या सक्सेशन प्लानिंग, वो पोटेंशियल बेस्ड ही हो। जिसमें पोटेंशियल टू ग्रो है उसको प्रमोशन दिया जाए, और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन पोटेंशियल नहीं है तो उसको पैसा अधिक दिया जाए। दोनों चीजों को समझना आवश्यक है। और गुड परफॉर्मर्स में गुड पोटेंशियल एरिया के आवश्यक नहीं है, और जिसमें अच्छा पोटेंशियल है और उसने उस साल परफॉर्मेंस अच्छी की हो, यह 90% तो गारंटी देती है, लेकिन 10% किन्हीं कारणों से कभी कभी नहीं भी होता है। तो पोटेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है, और परफॉर्मेंस अच्छे पेमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। नंबर 9 हम बात करते हैं रिटेंशन और टर्मिनेशन ऑफ पर्सनल्स, कि जो मेरे हाई परफॉर्मर हैं और हाई पोटेंशियल है, उनको मैं रिटेन करने के लिए मेरी रिटेंशन पॉलिसी क्या हो, ताकि वो छोड़कर ना चले जाएं, क्योंकि मार्केट में अच्छे लोगों की सदैव तलाश रहती है। और जो मेरे लो परफॉर्मर्स हैं, मैं उनको टर्मिनेट कैसे करूं या उनको कैसे बाहर निकालूं, ये दोनों प्लान भी इस परफॉर्मेंस अप्रेजल में डिस्कस डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट कंटेक्स्ट में किए जाते हैं। नंबर 10 है इवेल्युएटिंग गोल अचीवमेंट, कि हम जितना ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना चाहते थे वो अल्टीमेट हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कहां गलती रह गई, और उन गलतियों को आने वाले समय में कैसे सुधारा जा सकता है। और यहीं से हम ऑर्गेनाइजेशन में अगले साल का मेरा डेवलपमेंटल प्लान क्या होगा। कुछ लोग ट्रेनिंग एक्टिविटीज परफॉर्मेंस अप्रेजल से निकालते हैं। ट्रेनिंग खाली केवल कह देने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं है। मेरी कॉम्पिटेंसी मैच में मिसमैच को, गैप को भरने के लिए मुझे कौन कौन सी ट्रेनिंग किस किस लेवल के एम्प्लॉय को किस किस सब्जेक्ट पर कब कब देनी है, वह यह प्रोग्राम बनाती है। तो यह परफॉर्मेंस अप्रेजल इन 10 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत मददगार है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी चीजों में सहायक होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का महत्व, उसका प्रोसेस और आपका रोल, आपके मैनेजर का रोल, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, पोटेंशियल का रोल, यह चीज समझ में आई होंगी। आज के इस सब्जेक्ट पर आज इतनी ही चर्चा करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकॉन दबाकर सुनिश्चित कीजिए कि सबसे पहले मिले और लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बहुत बढ़ाता है।